नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। अमेरिका ने टैरिफ जो बढ़ाया था वो आज से लागू हो गया, यानी अब जो अतिरिक्त टैरिफ था 25% का, अब भारत से जो निर्यात होगा अमेरिका की ओर उस पर 50% टैरिफ लगेगा। कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था और आज से वो लागू हो गया। उसका असर भी दिखने लगा है। शेयर मार्केट कल भी धड़ाम से गिर गए थे और आज भी गिरावट के साथ ही उसकी शुरुआत हो रही है। और उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ये कहा है कि उन्होंने किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया और सीज फायर कराया, और उसके लिए इस बार उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया है। और उन्होंने कहा कि फोन पर उन्होंने बात की और धमकी दी कि अगर युद्ध नहीं रुकता है तो इतना टैरिफ लगाया जाएगा कि फिर आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस तरह उन्होंने अपने जो मंत्रिमंडल के सहयोगियों की बैठक के बाद ये बात कही है, उसको भी हम सुनवाएंगे। लेकिन इधर जिस तरीके से बिहार में SIR और वोट चोरी को लेकर यात्रा हो रही है, वोटर अधिकार यात्रा, उस पर भी बड़ी खबरें हैं और उसको लेकर भी काफी चर्चाएं हैं। लेकिन चुनाव आयोग को राहुल गांधी ने एक बार फिर बुरी तरीके से घेरा है और मामला है गुजरात का। गुजरात में ऐसी पार्टियों को चुनावी चंदा मिल रहा है जिन पार्टियों का कोई नामो निशान नहीं है, कभी चुनाव लड़ती हैं कभी नहीं लड़ती है, लेकिन उनको सैकड़ों करोड़ रुपए चुनावी चंदे के रूप में मिलते हैं। राहुल गांधी ने पूछा है कि आखिर चुनाव आयोग को यह सब पता है या नहीं पता है, पूछेगा उनसे कोई एफिडेविट मांगेगा या नहीं मांगेगा। तो जब इसको लेकर राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं, ये सारा मुद्दा है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है अमलेंदु जी, वो ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से भारत पर टैरिफ तो लगा ही रहे हैं और बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं। अब तक उन्होंने एक भी बार नाम नहीं लिया था, लेकिन इस बार सीधे तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया है कि उन्होंने फोन कर बताया। जबकि संसद के भीतर रक्षा मंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर विदेश मंत्री और खुद प्रधानमंत्री इस बात को इनकार कर चुके हैं, इस बात से कि किसी ने इस दबाव डाला था। हालांकि अमेरिका का नाम और ट्रंप का नाम तो प्रधानमंत्री ने नहीं लिया था, लेकिन यह जरूर कहा था कि किसी ने ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए दबाव नहीं बनाया था। बिल्कुल समीर जी, अब तो ट्रंप ने सीधा सीधा नाम लिया है और यहां तक कहा ट्रंप ने कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र अब घिरे हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर मिथ्यावाचन किया, और अगर नहीं किया तो फिर राहुल गांधी ने जब कहा था कि आप ट्रंप का नाम लीजिए, तो प्रधानमंत्री ने ट्रंप का नाम क्यों नहीं लिया कि ट्रंप गलत बयानी कर रहे हैं। अभी भी प्रधानमंत्री जो है ट्रंप का नाम लेने से बच रहे हैं और ट्रंप का नाम लेकर उन्होंने कोई वक्तव्य जारी नहीं किया है, जबकि साफ तौर पर यह वक्तव्य जारी होना चाहिए। समीर जी बिल्कुल, इसको लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं बहुत ही गंभीर सवाल है। कांग्रेस पार्टी ने उठाया और क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, हम आपको वो भी सुनवाएंगे, एक बार सुनवाते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने उस पर ट्वीट किया है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कब जवाब देंगे। और बार बार ये बात कही गई और संसद में जिस तरीके से इस पर डिनाई किया गया, मना किया गया कि किसी ने दबाव नहीं बनाया है, लेकिन ट्रंप का नाम नहीं लिया गया। अब सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने की बात कह रहे हैं कि फोन पर बात हुई और डायरेक्ट ये किसी और जरिए से नहीं हुई बात, यानी ट्रंप ने मोदी से बात की और मोदी से बात करने के बाद उन्होंने, उनका दावा है कि 5 घंटे के बाद तैयार हो गए। क्यों तैयार हो गए? क्योंकि टैरिफ का डर दिखाया, व्यापार का डर दिखाया, भारत को भी पाकिस्तान को भी। अभी सवाल संसद में 2 दिन तक इस पर बहस हुई, संसद के दोनों सदनों में, लेकिन इन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया गया। अब एक बार फिर ट्रंप ने इस मुद्दे को भड़का दिया है सीधे प्रधानमंत्री का नाम लेकर। सुनते हैं कहा क्या है ट्रंप ने, जो अपने कैबिनेट के सदस्यों की बैठक के साथ, कैबिनेट की बैठक के बाद उन्होंने ये बात कही। Just like India and Pakistan were going to end up in a nuclear war if I didn't stop them. You know, it was sort of strange. I saw they were fighting. Then I saw 7 jets were shot down. I said, that's not good. That's a lot of jets, you know. $150 million planes were shot down. A lot of them. 7, maybe more than that. They didn't even report the real number. And I'm talking to a very terrific man, Modi of India. And I'm saying, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time.
like with sometimes with different names for hundreds of years. But I said, "What's going on?" I said, "I don't want to make a trade deal." No, we want to make trade deal. I said, "No, I don't want to make a trade deal with you. You're going to have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war." And that was very important to them. I said, "Call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high." You were there, Howard, right? Yep. You're going to put tariffs on you that was so high, I don't give a damn, your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours, it was done. It was done. Now, maybe it starts again. I don't know. I don't think so, but I'll stop it if it does. तो साफ तौर पर कह रहे हैं ट्रंप की ये सारी बातें होने के 5 घंटे बाद, बिल्कुल ये उनका कहने का मतलब है कि एकदम घुटनों पर आ गए और उन्होंने तुरंत इसका फैसला कर लिया। और दिलचस्प बात ये है, दिलचस्प क्या हैरानी की बात ये है कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने ही ट्वीट करके ये जानकारी दी कि दोनों देश तैयार हो गए हैं सीज फायर के लिए, और उसके 1 घंटे के बाद हमारे देश के विदेश सचिव, भारत के विदेश सचिव इस बात की घोषणा करते हैं। बहुत सारे सवाल बने हुए, लेकिन किस तरीके से इस पर जवाब दिया गया संसद में वो भी देखा गया। एक भी सवाल का कोई जवाब नहीं आया और उस पे दुनिया पिछले 70 साल, 75 साल, 80 साल की बातें होती रही। लेकिन अब एक बार फिर, और ये सवाल उठ रहा है अमलेदु जी कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप क्यों कह रहे हैं, आशंकाएं जताई जा रही थी कि आने वाले दिनों में वो मोदी का नाम भी ले सकते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी का सीधे नाम लेकर वो कह रहे हैं कि उनसे हमारी बात हुई और 5 घंटे के भीतर उस युद्ध को रोक दिया गया। अब याद करिए किस तरह से के सेना के अधिकारी कह रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर राजनीतिक दबाव नहीं होता तो हम कहां तक पहुंच चुके थे। हाँ, बिल्कुल, सेना के अधिकारी कह रहे हैं कि राजनीतिक दबाव था, राजनीतिक दबाव में ही ये सीज फायर का फैसला हुआ। और जो कैप्टन शिव कुमार है उन्होंने सॉरी माफ कीजिएगा, इंडोनेशिया में साफ तौर पर यह कहा कि हमारा जो फैसला था ये नहीं था, ये राजनीतिक नेतृत्व का फैसला था। उसने सीज फायर किया और हम तो जो थे अंदर तक घुस चुके थे और हम मार कर चुके थे, और उसके बाद जो था पाकिस्तान घबराया हुआ था, ये उनका साफ तौर पर कहना था। राजनीतिक नेतृत्व तो इसका मतलब सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब जो ट्रंप कह रहे हैं ये भी सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं। इसका मतलब समीर जी ये बात सच समझ में आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के कहने से सीज फायर किया, और हमारी सेना के साथ एक तरीके से विश्वासघात है कि सेना जब अंदर घुस चुकी थी, पाकिस्तान से बदला ले रही थी और पीओके भारत का हिस्सा होने वाला था, एक दिन युद्ध और चल जाता तो पीओके भारत का हिस्सा होता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने या तो घुटने टेक दिए या ट्रंप से दोस्ती निभाते हुए तुरंत सीज फायर का ऐलान कर दिया। इसको लेकर कांग्रेस ने भी बहुत ज्यादा सवाल पूछा है कि भाई ट्रंप आप तो आपका नाम लेकर कह रहा है, मोदी जी क्या आप ट्रंप से डर गए, आपने ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए? ये कांग्रेस ने देख लेते हैं कांग्रेस ने क्या ट्वीट किया है कांग्रेस पार्टी ने, और बड़े सवाल उठाए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं। पहले देखते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से जो उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है, और डोनाल्ड ट्रंप के इस वीडियो क्लिप को उसमें टैग करके क्लिप किया, लिखा है कांग्रेस पार्टी ने कि मैंने मोदी को कॉल किया और कहा कि वार रोक दो वरना मैं कोई कारोबार नहीं करूंगा। इससे डरकर 5 घंटे में ही वार रोक दी गई। ट्रंप ने 42वीं बार कहा मैंने भारत और पाकिस्तान की वार रुकवा दी। सवाल अब भी वही है, नरेंद्र मोदी ने भारत के सम्मान का समझौता क्यों किया, ट्रंप से डर क्यों गए? ये कांग्रेस पार्टी ने इस ट्वीट किया है, और ट्रंप की उस बात को लिखते हुए जिसको हमने अभी आपको सुनवाया कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, कि किस तरीके से उन्होंने बात की और ये लड़ाई बहुत आगे बढ़ रही थी, ये विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही थी, परमाणु युद्ध होता दोनों के बीच में। दोनों से हमने कहा कि आपको हमारे साथ व्यापार करना है या नहीं करना है, इतना टैरिफ लगाएंगे कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस तरह की जब धमकी दी तो 5 घंटे के भीतर तैयार हो गए। सीधे कहना है कि एक तरीके से घुटने टेक दिए। बहुत गंभीर बात है, गंभीर आरोप है, एक तरह से देश की संप्रभुता को सीधे चुनौती दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उस पर खामोश हैं। एक बार भी अब तक उन्होंने ट्रंप का नाम नहीं लिया है। हाँ बिल्कुल, एक भी बार ट्रंप का नाम नहीं लिया है, और साफ तौर पर अगर देखा जाए समीर जी तो ट्रंप का नाम लेने से प्रधानमंत्री क्यों बच रहे हैं अब ये समझ में आ रहा है। चूंकि ट्रंप ने, इसका मतलब कि ट्रंप के पास कुछ सबूत हो सकते हैं कि कुछ बातचीत के, यहां से मना किया जा रहा है कि नहीं किया गया, और अगर नहीं भी है तो फिर प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री इतना बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं, सवाल ये भी जी। है। ट्रंप का नाम आखिर क्यों नहीं ले पा रहे? 42वीं बार ट्रंप ने कहा, और 42वीं बार ट्रंप ने बाकायदा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कहा जी हाँ। कि मैंने उनको फोन किया और 5 घंटे में उन्होंने घुटने टेक दिए। ये ट्रंप का कहना है। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जवाब आना चाहिए कि घुटने टेके गए या नहीं टेके गए। लेकिन इस बीच एक खबर समीर जी ये है कि पहली बार भारत ने खुलकर गाजा में जो इजराइल के हमले हो रहे हैं, वहां जो एक अस्पताल पर हमला हुआ उसमें 4 पत्रकारों की जान चली गई, उसकी खुलकर अब निंदा की है भारत ने। और विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने इसको लेकर कहा है कि ये बहुत खतरनाक है और अस्वीकार्य है, ये उन्होंने कहा है। तो थोड़े से बोलना शुरू हुए। इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुलकर डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती देनी चाहिए कि अगर आपने मुझसे बात की थी तो वो सबूत सामने आप पेश कीजिए, वरना आप झूठे हैं। ये कहना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वरना देश और दुनिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठा समझ रही है जी कि ट्रंप लगातार कह रहा है, 42 बार कह चुका है, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं को झूठा साबित ना करके ट्रंप को झूठा साबित करें कि अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो उनको पेश करो कि तुमने मुझसे बात की थी और तुम्हारी बात करने के बाद मैंने सीज फायर किया। जी बिल्कुल, यही तो सवाल विपक्ष पूछ रहा है और यही बातें ये विपक्ष ही नहीं पूछ रहा है, देश के हर नागरिक का ये सवाल है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा कर रहे हैं लेकिन सरकार खामोश क्यों है, प्रधानमंत्री खुद क्यों खामोश हैं, वो ट्रंप को जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर किसी ने नहीं रुकवाया, किसी को रुकवाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का ये द्विपक्षीय मामला है, दो देशों के बीच का आपस का मामला है, इसमें किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं हो सकता। ट्रंप कैसे कह रहे हैं कि उन्होंने हस्तक्षेप किया और उसके बाद ये युद्ध रुक गया, और ये ट्रंप का ये दावा उनके ट्वीट से भी पुष्ट होता है कि उन्होंने ट्वीट किया और 1 घंटे के बाद भारत के विदेश सचिव की ओर से उसकी पुष्टि होती है और वो इस सीज फायर की घोषणा करते हैं। ये बड़े सवाल हैं, लेकिन अब तो सीधे प्रधानमंत्री का नाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने मोदी से बात की और उन्होंने ऐसे ऐसे कहा। अब क्या होगा, ये सवाल अब एक बार फिर पूछा जा रहा है। गंभीर सवाल है, देश की संप्रभुता से जुड़ा सवाल है, इसका जवाब आएगा या नहीं आएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कई सवाल पूछे, एक लंबा चौड़ा ट्वीट उन्होंने किया है और यही कहा है कि आखिर क्यों इस पर मोदी खामोश है, इस खामोशी का राज क्या है, क्या चीजें हैं जो छिपाई जा रही हैं और उनको देश को जानने का अधिकार है, लेकिन वो देश को नहीं बताया जा रहा है। लिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि नरेंद्र मोदी जी, आपके प्रिय मित्र, अब की बार ट्रंप सरकार ने आज से भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। इस टैरिफ के पहले झटके के रूप में अकेले 10 क्षेत्रों में हमें अनुमानित 2,17 लाख करोड़ का 2.17 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। हमारे किसान, खासकर कपास उत्पादक किसान, बुरी तरह प्रभावित हैं। आपने कहा था कि आप उनकी रक्षा के लिए कोई भी व्यक्तिगत कीमत चुकाने को तैयार हैं, लेकिन आपने इस आघात को कम करने और उनकी आजीविका की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया। वैश्विक व्यापार अनुसंधान पहल GTRI का सुझाव है कि हमारे सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1% प्रभावित हो सकता है और इससे चीन को लाभ होगा। तो इस पर जो टैरिफ की उन्होंने बात की है और इसके लिए सारी चीज़ें हैं। और आखिर में लिखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। एक मजबूत विदेश नीति के लिए ठोस और कुशलता की आवश्यकता होती है, लेकिन आपकी दिखावटी विदेश नीति, मुस्कुराहट, गले लगना और सेल्फी ने हमारे हितों को चोट पहुंचाई है। आप एक व्यापार समझौता करने में विफल रहे, अब आप हमारे देश की रक्षा करने में भी विफल हो रहे हैं। ये कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए अपना ये ट्वीट किया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ये बात दोहराई है कि कैसे उन्होंने सीज फायर कराया भारत और पाकिस्तान के बीच, और अब की बार उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कहा है कि हमने उनसे बात की और वो 5 घंटे के भीतर हमारी धमकी के आगे झुक गए। हाँ बिल्कुल, ये साफ तौर पर कहना है कि हमने बात की और धमकी जो है इस पे वो झुक गई, ये उनका साफ तौर पर एक तरीके से समझ ली कहना है ट्रंप का। और ये इसका कोई अभी तक जवाब जो है वो किसी तरीके से नहीं आ रहा है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो सवाल उठाए हैं, चूंकि आज से वो टैरिफ समझ जी लागू हो गया है और ये टैरिफ लागू होने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, देश को ये जवाब तो देना पड़ेगा। चूंकि सवाल पूछा जा रहा है कि भाई आपका दोस्त है
और उसने देश के ऊपर ये अत्याचार किया है साफ तौर पर, लेकिन आपने अभी तक जो है देश को कुछ बताया नहीं है, तो आपको ये देश को तो बताना ही पड़ेगा। इसको आज जो ये टैरिफ लागू किया गया समीर जी, इसको लेकर अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी एक बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट जो है वो किया है, और हम अपने दर्शकों को वो ट्वीट भी दिखा सकते हैं कि आखिर क्या कहा जो है अखिलेश यादव ने अपने उस ट्वीट में। समीर जी बिल्कुल ये दिखा देते हैं। अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर, और चूंकि आज से ही ये लागू भी हो गया, धमकी दी थी। पहले तो 25% टैरिफ लगाया ही, उसके बाद धमकी ये दी डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर रूस के साथ हम तेल खरीदना जारी रखेंगे तो इसको बढ़ा दिया जाएगा। उसको बढ़ाया गया और आज से 50%, यानी भारत से जो निर्यात होगा अमेरिका को, उस पर 50% अतिरिक्त टैरिफ देना होगा। और बहुत बुरी तरीके से निर्यात प्रभावित हो रहा है। तमाम सेक्टर्स हैं, चाहे वो कपड़ा सेक्टर हो और आभूषण सेक्टर हो, कई सारे ऐसे सेक्टर हैं, फार्मा सेक्टर है, जिनका निर्यात बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। उसका असर शेयर मार्केट पर भी दिखाई पड़ रहा है। तो ये लिखा है अखिलेश यादव ने, जो ट्वीट किया है वो लिख रहे हैं कि प्रिय निर्यात को, हम सब जानते हैं कि टैरिफ की वजह से उत्तर प्रदेश का निर्यात बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी बहुत सारी चीजें हैं जो अमेरिका को निर्यात होती हैं। प्रतिशोधात्मक टैरिफ भाजपा सरकार की नाकाम नीतियों का परिणाम है। उसका खामियाजा निर्यातक और उन पर निर्भर बाकी व्यवसाय यथा पैकिंग और ट्रांसपोर्ट उद्योग तथा कामगार, कलाकार, शिल्पकार और उनके परिवार क्यों भुगते हैं। बनारसी साड़ी से लेकर कारपेट उद्योग, पीतल उद्योग, ताला, हार्डवेयर, चमड़ा, इत्र, ये स्पोर्ट्स, बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जो हस्तशिल्प के ये अरबों खरबों रुपए के प्रोडक्ट्स बीच समंदर जहाज़ों में फंसे पड़े हैं। उत्तर प्रदेश के निर्यातक तबाही के कगार पर खड़े हैं। एक्सपोर्ट्स का पेमेंट साइकिल बिगड़ गया है। निर्यातकों के सप्लायर्स और वेंडर्स अलग से परेशान हैं। यही वो समय है जब सरकार सामने आए और ODOP के तहत आने वाले सभी उत्पादों को विशेष राहत प्रदान करे और अन्य प्रोडक्ट्स को भी सुरक्षा कवच प्रदान करे, जिससे कि वो विदेशी पाबंदियों से अपने को बचा सकें। लंबा ट्वीट है और आखिर में लिखते हैं वो कि ये समय हर भेद को भूलकर एकजुट होकर बात बात पर दबाव बनाकर चंदा वसूलने वाली भाजपा सरकार के सामने अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से रखने और मनवाने का है। हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये लाखों परिवारों की आजीविका और जीवन यापन का विषय है। साथ ही ये उत्तर प्रदेश में उद्योग, कारोबार और निवेश के भविष्य का भी सवाल है। सरकार के पास कई ऐसे उपाय हैं जिनसे वो इस टेरिफाइंग टैरिफ इमरजेंसी के बुरे असर से प्रदेश के निर्यातकों को बचाने के लिए मदद कर सकती है। हम फिर दोहराते हैं, दरअसल कमी कोष की नहीं सोच की है। हम आपके साथ हैं। अखिलेश, ये उन्होंने निर्यातकों को संबोधित करते हुए ये ट्वीट किया है और बड़े पैमाने पर पूरे देश में, साउथ इंडिया में भी बहुत जो है मुलाकात भी की थी, इसको लेकर चिंता जताई थी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, जो कि सरकार को समर्थन भी दे रहे हैं कि वहाँ के जो मछली उत्पादक किसान हैं उनको बड़ा नुकसान हो रहा है। तो पूरे देश के, चूँकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अमेरिका को निर्यात होती हैं भारत से, और उन सब सेक्टर्स के जो व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी से लेकर बड़े जो एक्सपोर्टर्स हैं, सबको नुकसान हो रहा है और शेयर मार्केट पर भी उसका असर दिखाई पड़ा है। लेकिन इसको लेकर अभी कोई क्या कुछ करना है, अभी कुछ सामने नहीं आया है। लेकिन ट्रंप जिस तरीके से भारत के साथ बर्ताव कर रहे हैं और अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर फिर भी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, ये बहुत सारी शंकाएं पैदा करता है और बहुत ही एक हैरानीपूर्ण बात है कि वो कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, बहुत हैरानी है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख से ट्रंप महोदय का नाम जो है वो छूट मतलब क्यों नहीं निकल रहा है। ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि इसका मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कुछ मामला गड़बड़ जो है ये है और नाम इसलिए जो है नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि अगर नाम नहीं ले पा रहे हैं तो इसका मतलब आप ट्रंप की बातों को वैधता प्रदान कर रहे हैं। खामोशी जो है, आपकी चुप्पी जो है इस मसले पर, वो तो साफ तौर पर ट्रंप की बातों को वैधता प्रदान कर रही है। और समझिए जाहिर सी बात है कि अगर कुछ कमजोरी नहीं है और कुछ मामला गड़बड़ नहीं है तो आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप से डर क्यों रहे हैं जी? किस बात का डरना ट्रंप से? भाई आप 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है, ट्रंप को जवाब देने के लिए तैयार है। ट्रंप अगर इतना झूठ बोल रहा है तो एक सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए अमेरिका के ऊपर भी, पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है, मार गिराइए ट्रंप को जाकर कि झूठ कैसे बोल रहा है। लेकिन आप जो है वो खामोश है, नाम तक आपके मुंह से नहीं निकल रहा है। अभी तक आप चीन को बातें करते थे, अब मालूम पड़ता है आप चीन से गलबैया कर रहे हैं। कल को आप ट्रंप से कर रहे थे, फिर कल को करने लग जाएंगे। पाकिस्तान से भी आप गलबैया कर चुके। तो जो कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने वो यही कहा है कि भाई आपका जो गले पड़ना है नेताओं के जाके उससे देश का कितना नुकसान हो रहा है। आप तो जाके गले पड़ जाते हैं।
लेकिन उसका बिल्कुल नुकसान एकदम कंफ्यूज्ड विदेश नीति है कि कोई पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं है समीर जी, विदेश नीति में कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल एकदम स्पष्ट है कि A1 A2 जो है राहुल गांधी जिसको कहते हैं, उनके हितों के लिए क्या काम करना है वो है। अब तो ये है कि A1 के हित में काम करना है, A2 के भी अब जो लगाए जा रहे हैं, जी हाँ, A2 को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अब देखिए जिस तरीके से वो एक जो चिड़ियाघर जो है वनतारा, उसको लेकर जिस तरीके से बन गई है SIT, हालांकि वो अदालत के आदेश पे बनी है, लेकिन इसका मतलब कि अब A1 की तरफ से मतलब जो है A2 और A1 के बीच में कुछ मामला चल रहा है, तो अब A2 को नुकसान पहुंचने की कोशिशें जो है वो सरकार की तरफ से कुछ हो रही है, ऐसा हो सकता है, ये चर्चाएं भी चल रही हैं। लेकिन इन चर्चाओं से इतर जाकर समीर जी सीधी सी बात है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है और डोनाल्ड ट्रंप का दावा अगर झूठा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुलकर डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर कहना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप तुम झूठे हो और तुम्हारी कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है कि तुम हम भारत के ऊपर दबाव डाल सको। ये भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को कहना चाहिए। आप भले डोनाल्ड ट्रंप के साथ बचपन में मगरमच्छ पकड़ते रहे हो, उससे देश को कुछ लेना देना नहीं है कि आप बचपन में क्या करते रहे। सवाल ये कि एक भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर आप क्या कर रहे हैं, ये सवाल है। तो आपको एक भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब देना चाहिए। पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप को एक करारा जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आना चाहिए। ये बिल्कुल आना चाहिए और यही मांग लगातार हो रही है। सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ट्रंप के बार बार इस दावे का खंडन क्यों नहीं किया जा रहा है, और अब सीधे मोदी का, प्रधानमंत्री मोदी का नाम ले रहे हैं ट्रंप, बावजूद इसके अब तक कोई रिएक्शन नहीं आई है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है, कोई डिनायल नहीं आया है, यानी इसको लेकर कोई इसका खंडन कि ये गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल वही बात है जो अमलेदू जी कह रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं आ रहा है। आपको सीधे तौर पर यह संदेश देना चाहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, कोई बात नहीं हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। खुद उनको ये ट्वीट करना चाहिए, चूंकि ये बात ट्रंप खुद कह रहे हैं और सीधे तौर पर अब उन्होंने मोदी को ही एक पार्टी बना दिया है और कह रहे हैं कि ये बात सीधे उनसे हुई है, तो उसका जवाब आना चाहिए। अब देखते हैं आता है जवाब या नहीं आता है, लेकिन बहुत गंभीर मसला है क्योंकि सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं और इसको लेकर सरकार घिरी हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घिरे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर लगातार उनके चुनावी दौरे भी हो रहे हैं, जगह जगह उनका रोड शो भी हो रहे हैं और सारी चीज़ें अपनी गति से चल रही हैं, पर चुनौती ज़बरदस्त मिल रही है। चुनौती मिल रही है, वोट चोरी के भी आरोप लग रहे हैं और वोट चोरी को लेकर इस समय ज़बरदस्त एक यात्रा निकल रही है। बिहार में पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन उस यात्रा में शामिल हो रहा है और ये यात्रा लोगों को वोट चोरी के बारे में जागरूक कर रही है और दूसरी ओर बिहार के लोग भी बता रहे हैं किस तरह वो वोट चोरी और SIR के शिकार हुए हैं, पीड़ित हुए हैं। लेकिन इस बीच में एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि गुजरात से ये खबर है कि वहां कैसे हजारों करोड़ रुपए चंदे में आए राजनीतिक दलों को, और ये उन राजनीतिक दलों को ये चंदे मिले हैं जिनका जो कभी कभी चुनाव लड़ते हैं, कोई ऐसा अस्तित्व नहीं है, लोगों के बीच उनकी कोई पहचान नहीं है, पर उनको चंदे जो है वो हजारों करोड़ रुपए के मिलते हैं। कौन ये लोग, ये पार्टियां चला रहे हैं, किसको ये मिल रहा है, चुनाव आयोग क्या देख रहा है, जो चुनाव आयोग बात बात में एफिडेविट मांगता है, यही सवाल पूछा है राहुल गांधी ने। देखते हैं उनका ट्वीट क्या लिख रहे हैं और क्या है ये मामला। बहुत ही गंभीर मामला है अमलेदू जी। हाँ, गंभीर मामला ये है समीर जी कि 10 गुमनाम दलों को 4300 करोड़ का चंदा मिला और खर्च किया 39 लाख, उन्होंने बताया 3500 करोड़। ये जो है, अब ये 10 गुमनाम दल जो है कौन कौन से, ये देखिए, ये है लोकशाही सत्ता पार्टी, भारतीय नेशनल जनता दल, स्वतंत्र अभिव्यक्ति पार्टी, न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी, सत्यवादी रक्षक पार्टी, भारतीय जन परिषद, इस तरीके से कुल मिलाकर ये। और मजे की बात है कि वो चुनाव में वो उनके 4 लोग लड़ रहे हैं, 4000 वोट पा रहे हैं और खर्च 2-2.5 लाख रुपए कर रहे हैं, और मिल कितना रहा है उनको? 43 प्रत्याशी उतारे इन 10 दलों ने और वोट मिले कुल 54,069 जी पूरे गुजरात के चुनाव में, और चंदा मिल गया 4300 करोड़। इधर समीर जी गुजरात में, बिहार में 12 जो है दल जो है, 12 कितने 8 या उसकी जो मान्यता समाप्त कर दी चुनाव आयोग ने कि इनको नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग खामोश है। तो ये गुजरात में चुनावी चंदे का जो बड़ा खेल हुआ है, एक अखबार ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन को अखबार ने प्रकाशित किया। इसको लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया और राहुल गांधी ने लिखा
है वो आप बताइए। जी बिल्कुल, ये राहुल गांधी लिख रहे हैं कि गुजरात में कुछ ऐसी अनाम पार्टियां हैं जिनका नाम किसी ने नहीं सुना, लेकिन 4300 करोड़ रुपए का यानी 4300 करोड़ रुपए का चंदा उन पार्टियों को मिला है। इन पार्टियों ने बहुत ही कम मौकों पर चुनाव लड़ा है या उन पर खर्च किया है। ये हजारों करोड़ रुपए आए कहां से, चला कौन रहा है इन्हें, और पैसा गया कहां? क्या चुनाव आयोग जांच करेगा या फिर यहां भी पहले एफिडेविट मांगेगा या फिर कानून ही बदल देगा ताकि ये डेटा भी छिपाया जा सके? यहां भी कुछ ऐसे तर्क दे देगा कि ये बहु बेटियों की इज्जत का सवाल है, हम उनके नाम का खुलासा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इसी तरह के तर्क देते हैं कि कैसे हम कोई चीज नहीं दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल, अब यहाँ भी प्राइवेसी का मामला हो सकता है, प्राइवेसी का मामला हो सकता है, जिस प्राइवेसी की बात ज्ञानेश कुमार जी कर रहे थे। लेकिन समीर जी, वो जो ज्ञानेश कुमार जी मेज ठोक कर जो कह रहे थे कि या तो शपथ पत्र देना हो या माफी मांगनी पड़ेगी, तीसरा कोई विकल्प नहीं है, तो अभी तक तो कुछ 7 दिन तो निकल गए, ना राहुल गांधी ने शपथ पत्र दिया, ना राहुल गांधी माफी मांगी। तो अब ज्ञानेश कुमार जी के सामने चुनौती है कि या तो राहुल गांधी ने जो शिकायतें की थी उसकी जांच करो, कार्रवाई करो, वरना देश से माफी मांगो, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जी आपने मिथ्या वाचन किया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पूरा देश यही समझ रहा है। इसके अलावा कोई तीसरा विकल्प ज्ञानेश कुमार जी के सामने नहीं है, या तो देश से माफी मांगो, वरना राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे उन पर जांच कराओ। ये अब साफ तौर पर देखना पड़ेगा। और वो आरोप तो अब ये है कि उन्हीं आरोपों को लेकर लगातार यात्रा हो रही है और वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं उस यात्रा में, और उसी वोटर अधिकार यात्रा उसका नाम ही रखा गया है, और वोट चोर गद्दी छोड़ इस तरह के वहां नारे लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं, खूब जोरदार तरीके से नारे लग रहे हैं इसको लेकर, और ये यात्रा अब काफी आगे बढ़ चुकी है। आज वहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन भी पहुंच रहे हैं। अब से 3 घंटा पहले वो चेन्नई हवाई अड्डे पर थे, वहां से निकल चुके थे, तो मेरे ख्याल से अब पहुंचने वाले होंगे या पहुंच गए होंगे। तो अभी देखते हैं हम लोग वहां की लाइव लोकेशन क्या। लेकिन आज राहुल गांधी ने बाइक चलाई बुलेट, और उस पर पीछे बैठी प्रियंका गांधी, और वो विजुअल भी हम लोग देखते हैं, बहुत ज़बरदस्त विजुअल है कि राहुल गांधी बाइक चला रहे हैं और पीछे प्रियंका गांधी बैठी हैं, और दूसरे बुलेट पे तेजस्वी यादव चला रहे हैं। वो बाइक हम लोग विजुअल देखते हैं। जी बिल्कुल, ये विजुअल्स हैं उसी यात्रा के जो लगातार सासाराम से शुरू हुई है और ये पहुंचेगी 1 सितंबर को पटना में। ये है उस यात्रा के विजुअल्स जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी और तमाम इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेता हैं, ये बाइक रैली कर रहे हैं। इससे पहले भी एक दिन बाइक रैली हुई, और लेदू जी, सोशल मीडिया पे ये भी खबरें चल रही हैं कि बिहार में बाइक्स की मांग बढ़ गई है, ऐसा है क्या? हाँ, बाइक्स में खासतौर से बुलेट की मांग बढ़ गई है, क्योंकि जब से राहुल ने बुलेट चलाई है तो वहाँ बढ़ गई है। तो अभी सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चाएं हैं, हम लोग भी इसकी जांच कराते हैं क्या वास्तव में ऐसा कुछ है कि नहीं है। लेकिन ये साफ तौर पर देखा जा सकता है, मुजफ्फरपुर में जो है राहुल गांधी हैं और तेजस्वी यादव और उनके साथ में है प्रियंका गांधी, ये वो बुलेट मोटरसाइकिल चलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई समीर जी, और उसमें आरजेडी के नेता हैं मनोज झा, राज्यसभा सांसद हैं, और रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन दोनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग पर बहुत गंभीर आरोप जो थे वो लगाए। तो हम लोग सुन सकते हैं कि क्या कहा आखिर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने। जी बिल्कुल, रणदीप सिंह सुरजेवाला को सुनते हैं, और ये वोट चोरी के आरोप लगातार लग रहे हैं। वोट चोरी आया है अभी जो पिछले दिनों राहुल गांधी ने महादेवपुरा विधानसभा सीट जो कर्नाटक की है वहां 1 लाख से ज्यादा फर्जी मतों का पर्दाफाश किया था, उसके बाद से वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं। और चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी को लेकर की थी और राहुल गांधी से कहा था कि इस आरोप की पुष्टि के लिए उनको देना होगा हलफनामा, नहीं देंगे तो देश से माफी मांगनी होगी। 1 हफ्ते से ज्यादा बीत गए हैं, लगभग 10 दिन बीत चुके हैं, कोई हलफनामा नहीं दिया गया है और वोट चोरी के आरोप अपनी जगह हैं। अब सवाल यह है कि क्या करेगा चुनाव आयोग, और नहीं तो क्या अब वो भी मान चुका है कि हां उसने वोट चोरी की है, क्योंकि केवल राहुल गांधी ने आरोप नहीं लगाए हैं, ये आरोप लगातार महाराष्ट्र के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में लगते रहे हैं, और अब बिहार के चुनाव में दूसरे तरीके से वोट चोरी करने के आरोप लगाए गए थे SIR के जरिए। बहुत सारी चीजें हैं, सुन लेते हैं क्या कहा है रणदीप सिंह सुरजेवाला ने। साथियों, जब हम चुनाव आयोग में गए, जिसकी चर्चा प्रोफेसर साहब कर रहे थे, तब तक तो कोई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ था, और मुख्य चुनाव आयुक्त ने तब ये कहा, और ये बड़ा है, कि 20% वोट काट दी जाएंगे या कट जाएंगे। मैं पूछता हूं ज्ञानेश जी, आप अंतर्यामी हैं,
या क्या है? आपको कैसे मालूम था रिवीजन से पहले ही कि आप राजनीतिक दलों को, पढ़े लिखे तो जहां साहब ज्यादा हैं, हम तो किसान हैं, तो ये कैसे आपको मालूम था कि 20% वोट बिहार में कब जाने वाली है? और अब भी जब 65 लाख वोट काटे गए तो इनकी मिली भगत, झूठ और प्रपंच का सबूत ये है कि ना बीजेपी ने एक शब्द कहा, ना जदयू ने एक शब्द कहा। ये क्या कारण है कि 65 लाख बिहार के लोगों का वोट काट दिए जाए और सत्ताधारी दल एक शब्द भी ना कहे? इससे बड़ा कोल्यूजन और फ्रॉड का क्या सबूत हो सकता है? तो ये जो 65 लाख लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया गया है, ये सवाल वहां पर है। और हालांकि अब चुनाव आयोग कह रहा है कि उनका वेरिफिकेशन कर लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला है। इन सब के बावजूद चुनाव आयोग यानी खासकर मुख्य चुनाव आयुक्त विपक्ष पर हमलावर हैं। एक बार अब यह भी खबर आ रही है अमलेंदु जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसके बावजूद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब एक बार उन्होंने ये खबरें आ रही हैं कि जनता को संबोधित करते हुए ये कहा है कि चुनाव आयोग एसआईआर के जो कर रहा है वो सही है या नहीं है, और बताया है कि क्यों कर रहा है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में आप पूरी दलील दे ही रहे हैं, उसका अभी वो लंबित है मामला, तो फिर कभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और कभी जनता को सीधे संबोधन कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी तो अवमानना है। बिल्कुल समझिए, ये साफ तौर पर अवमानना है और ये समझा जा सकता है कि अवमानना किस तरीके से की जा रही है। और चुनाव आयोग लगातार जो है वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहा है और संविधान विरुद्ध जाकर काम कर रहा है। तो एक संवैधानिक संस्था को दायरे में रहकर काम करना चाहिए, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। और मनोज झा भी कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई हम तो पहले चुनाव आयोग के पास ही गए थे और हमने कहा था कि भाई आप ये सब चीज़ें ठीक कीजिए, और चुनाव आयोग ने एक नहीं सुनी हमारी। फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए, तब सुप्रीम कोर्ट से हमको थोड़ी थोड़ी करके किस्तों में राहत मिल रही है। तो ये राहत भी किस्तों में है और अभी पूरी राहत नहीं मिली है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये एसआईआर जो रद्द करना ही पड़ेगा समीर जी, क्योंकि इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। ये चूंकि इसमें बहुत गड़बड़ियां हैं और जैसा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पूछा कि जब उनसे मिलने के लिए गए तो उनका 20% लोगों के नाम कटेंगे ही कटेंगे, तो कैसे मालूम कि आपको 20% लोगों के नाम कटेंगे? तो अब समीर जी जो आरोप है वो आरोप ये है कि चुनाव आयोग 20% ऐसे वोट काट रहा है जो विपक्ष के वोट समझे जा सकते हैं और 20% ऐसे फर्जी वोट बढ़ा दिए गए हैं जो बीजेपी के फर्जी वोट हैं, ये विपक्ष का आरोप है। तो यानी 40% वोटों की हेराफेरी चुनाव आयोग कर रहा है, ये एक तरीके से आरोप विपक्ष का है। अब जो खबरें आ रही हैं उन खबरों के मुताबिक ये कि समझिए कि 3 जिलों में ही जो है अकेले 3 जिलों में 16% से अधिक मत जो है वो काट दिए गए हैं। और वो 3 जिले ऐसे हैं कि जहां लगभग जो है 40% तक मत काटे गए हैं और महिलाओं की मत जो है बहुत बड़ी संख्या में काटे गए हैं। इसको लेकर मनोज झा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी, तो वो भी हम लोग सुन सकते हैं मनोज झा ने क्या कहा। जी बिल्कुल, और मनोज झा को सुनते हैं। और कहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आज तक किसी चुनाव आयोग पर, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त हो या दूसरे चुनाव आयुक्त हो, इस तरह के आरोप नहीं लगे हैं। सुनते हैं एक बार क्या कह रहे हैं मनोज झा। आजाद हिंदुस्तान में आजादी के बाद चुनाव आयोग के समक्ष और उनके सामने इतना बड़ा सवालिया निशान आज तक नहीं लगा था। छोटे मोटे आरोप लगते थे, छोटे मोटे आरोप लगते थे, लेकिन इतना गंभीर आरोप जहां ओपेसिटी, गैर पारदर्शिता चुनाव आयोग का आभूषण बन के रह गई। हम सर्वोच्च न्यायालय नहीं गए थे पहले, हम पहले चुनाव आयोग गए थे, हाथ जोड़ा था कि साहब यह अन्याय हो रहा है, यह मतों की डकैती हो जाएगी, ये विलोपित लोग कौन होंगे, ये गरीब गुरबा दलित अल्पसंख्यक है जो बाहर काम कर रहा है, हरियाणा में काम कर रहा है, पंजाब में है, बंबई में है, कलकत्ता में है। आप उसको 1 महीने के भीतर दस्तावेज जुटाओ अभियान, वो भी दस्तावेज तमाम 11 दस्तावेजों में बिहार में सैचुरेशन 20% से ज्यादा किसी का नहीं, 86% आधार का था। आप माने नहीं। हम सर्वोच्च न्यायालय गए तमाम लोग और वहां से हमें धीरे धीरे रिलीफ मिली। जिन चीजों पर पाबंदी लगाई थी चुनाव आयोग ने, वो पाबंदियां धीरे धीरे खुली। फिर भी
हठधर्मिता और अहंकार इस तरह का कि आधार को नहीं मानेंगे। फिर तीसरी सुनवाई में जब कहा गया तो 65 लाख का वर्गीकृत आंकड़ा भी देंगे और आधार भी लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में, सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन में था कि ना सिर्फ 65 लाख, 7,24,000 में भी आधार को 12वां दस्तावेज माना जाए। लेकिन मैं बता नहीं सकता कितनी दिक्कतें हो रही हैं। बीएलओ जाते हैं, बीएलओ कहते हैं कल आना, बीएलओ ले लेते हैं कागज, पावती नहीं देते हैं। कल हमने 1-2 चीजें ट्विटर पे डाली, 1-2 विसंगति, उसके बाद तमाम डीएम को निर्देश किया गया कि फर्ज करो, दबाओ, सार्वजनिक दो, ताकि उच्च न्यायालय में ये कह सकें कि 98, 99, 99.5%। तो ये मत चोरी, मत डकैती, जो भी विशेषण आप ले लें, उसके खिलाफ ये आगाज है। ये आगाज राजनीति के लिए नहीं शुरू हुआ था, ये आगाज लोगों के साथ खड़े रहने से शुरू हुआ। राहुल जी, तेजस्वी जी, तमाम महागठबंधन के लोग साथ में संदेश भी जा रहा है। तो ये चुनाव आयोग किस तरीके से काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद अभी भी किस तरीके से इनका वेरिफिकेशन हो रहा है। बड़े आरोप, गंभीर आरोप लग रहे हैं, चुनाव आयोग घिरा नजर आ रहा है और इस यात्रा से साफ शामिल हो रहा है, साफ साबित हो रहा है कि किस तरीके से आम जनमानस इसका समर्थन कर रहा है और एसआईआर से वो भी कैसे पीड़ित है। ये इस जो आप विजुअल्स देख रहे हैं, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन आज पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर में। आज ये यात्रा वोटर अधिकार यात्रा पहुंची है इंडिया गठबंधन की। आज स्टालिन पहुंचे हैं, कल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी गए थे, कल अखिलेश यादव के जाने की भी का कार्यक्रम है वहां पर। और ये लगातार इसमें इंडिया गठबंधन के उन घटक दलों के नेता भी पहुंच रहे हैं जो बिहार में चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन अब एकजुटता दिखाने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है और इसको लेकर पूरा का पूरा विपक्ष संसद में भी एकजुट होकर प्रदर्शन करता रहा, उस पर चर्चा की मांग करता रहा। तो ये दिखाई पड़ रहा है कि कैसे इसमें। और दूसरी ओर अमलेंदु जी, ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि सरकार के कुछ मंत्रियों को वहां के लोग उनकी बात नहीं सुनना चाहते हैं, दौड़ा रहे हैं। आमतौर पर चुनाव के समय ये देखा जाता है जब उसके कैंपेनिंग के लिए जाते हैं, लेकिन अभी तो कैंपेनिंग शुरू भी नहीं हुई है। हाँ, और कई खबरें आ चुकी हैं, कई खबरें आ चुकी सभी जी। कल जो था वो मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और बीजेपी के हैं वो, उनको कल दौड़ाया था जनता ने बीच सड़क पे, और वो गाड़ी लेकर भाग रहे थे। आज जो है खबर आ रही है अभी कि जो श्रवण कुमार हैं, बिहार में मंत्री हैं, वो नालंदा का एक गांव में गए थे मिलने के लिए। वहां गुस्साए लोगों ने उन्हें खदेड़ दिया और लाठी डंडों से हमला करने की कोशिश की। इस हमले में उनका एक बॉडीगार्ड जो वो घायल हो गया। हालांकि मंत्री श्रवण कुमार जो थे वो सुरक्षित हैं और गांव से बाहर निकल चुके हैं। ये अभी अभी ब्रेकिंग खबर आ रही है। तो अब मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर जनता जो है घेर रही है, ये साफ समझ में आने लगा। तो इसमें जो वोट चोरी का जो मामला आ रहा है, इससे और ज़्यादा गुस्सा हो रहा है जनता कि वोट चोरी जो है वो नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर करवा रहे हैं और नरेंद्र मोदी को इसके लिए दोषी ठहराया जा रहा है। समीर जी, जनता ये समझ रही है कि ये वोट चोरी जो है ये कोई और नहीं बल्कि ये वोट चोरी जो है ये की जा रही है इनकी तरफ से, सरकार की तरफ से, मतलब मोदी जी जो है ये वोट चोरी करवाना है। जी बिल्कुल। और उसमें जेडीयू भी साथ में है ऐसा माना जा रहा है। हालांकि जेडीयू के ही यानी नीतीश कुमार की पार्टी के कई सांसद और विधायक खुले तौर पर इसका विरोध कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों को यह लगता है कि उसमें जनता दल यूनाइटेड भी साथ में है। नीतीश कुमार इस वोट चोरी में सरकार के सहभागी बन रहे हैं, उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। नीतीश कुमार को भी अब क्या नुकसान होगा ये तो चुनाव में पता चलेगा, लेकिन अभी की जो स्थिति है उसको देखते हुए ये लग रहा है कि बीजेपी के ऊपर ये लग रहा आरोप नुकसान पहुंचा रहा है नीतीश कुमार को भी। सबसे ज्यादा अगर बिहार में नुकसान पहुंचाएगा ये अब जो हम लोग तस्वीरें देख रहे हैं, देखते हैं कि ये यात्रा मुजफ्फरपुर में है जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन इस यात्रा में शामिल हुए हैं, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों को इस बात का
खौफ है कि क्या कर रहा है चुनाव आयोग, बीजेपी के साथ मिलकर पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। एनडीए के घटक दलों में भी बेचैनी है। कुछ तो उस पार्टियों के नेता खुलकर बोल भी रहे हैं, लेकिन तेलुगु देशम पार्टी की जो बेचैनी थी वो दिखाई पड़ी कि चुनाव आयोग से मिलकर और साफ तौर पर कहा कि आंध्र प्रदेश में इस तरह का एसआईआर नहीं होना चाहिए। बीजू जनता दल ने भी कहा। तो ये जो एनडीए के घटक दल हैं उनके भीतर भी इसको लेकर काफी नाराजगी है और सरकार पर एक तरह का दबाव है। लेकिन फायदा जो है बीजेपी को, ऐसा लग रहा है कि इस प्रक्रिया से जो कुछ भी चुनाव आयोग कर रहा है उससे बीजेपी को फायदा मिल रहा है और वो चाहती है कि चुनाव आयोग इसी तरह से काम करता रहे। लेकिन घटक दल इसको लेकर जरूर बीजेपी से नाराज है। हाँ बिल्कुल समझिए, घटक दल बीजेपी से नाराज है और सबको लग रहा है कि बीजेपी अपना काम करने के लिए और घटक दलों को परेशान कर रही है, उनको नुकसान पहुंचा रही है। क्योंकि जो सूचनाएं आई हैं एसआईआर में जो नाम काटे गए हैं उनमें से बड़ा क्षेत्र ऐसा है समीर जी जो जनता दल यू के प्रभाव वाला क्षेत्र है जी। तो वहाँ भी बड़ी संख्या में वोट काटे गए हैं। हाँ। तो ये अब चिंता होने लगी है नीतीश कुमार को और बाकी लोगों को भी कि क्या अब अपने सहयोगियों को भी बीजेपी निपटा रही है, ये साफ तौर पर समझा सकता है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल दिल्ली चले आए थे। हाँ। और अभी तक ये खबर नहीं मिल पाई है कि उनकी किसी से मुलाकात हुई कि नहीं हुई और सीट बंटवारे पर कोई बातचीत बन पाई कि नहीं बन पाई। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ये दबाव बनाने के लिए आए थे कि बीजेपी और जनता दल यू दोनों बराबर बराबर सीटों पर लड़ेंगे और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को अगर कोई सीट दी जानी है तो बीजेपी अपने हिस्से से दे। तो उनकी अमित शाह से मुलाकात हुई कि नहीं हुई, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई कि नहीं हुई, मोदी जी से मुलाकात हुई कि नहीं हुई, ये अभी तक कोई सूचना नहीं मिल पाई है। तो अभी अब ये देखते हैं क्या होता है। लेकिन वो आज निकल चुके हैं अपने घर से, दिल्ली में जो उनका घर है वहाँ से निकल चुके हैं। तो अब वो पटना पहुँचते हैं या दिल्ली में आज रुकते हैं। अभी जब कार्यक्रम आएगा तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि नीतीश कुमार का आखिर कार्यक्रम क्या है। लेकिन ये वोटर अधिकार यात्रा मुजफ्फरपुर में है इस समय और के स्टालिन इस यात्रा में शामिल हुए हैं जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार पे। अमलेंदु जी, ये उनकी पार्टी का भी दबाव है एसआईआर को लेकर, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि इसका नुकसान उनकी पार्टी को भी हो रहा है, साफ दिखाई पड़ रहा है। सीट शेयरिंग तो एक अलग मसला है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है जिस पर वो शायद कुछ बातचीत करें अगर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से उनकी मुलाकात होती है तो। हाँ बिल्कुल, अगर प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होती है तो उस पर बातचीत करें, ये हो सकता है। और चूंकि दबाव विपक्ष का काफ़ी ज़्यादा है कि भाई आप प्रधानमंत्री से बात कीजिए, या वोट जिस तरह से काटे जा रहे हैं इसमें तो जनता दल यू के वोट भी काटे जा रहे हैं। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक जनता दल यू की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया जो है एसआईआर के खिलाफ नहीं आई है। हालांकि वो जब मिले थे जाकर उनका प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिला था तो ये कहा था उन्होंने कि नाम जो है वो काटे जा रहे हैं और एक ही परिवार के लोगों को जो है अलग अलग बूथ पर डाला जा रहा है। हाँ। तो ये शिकायत तो की थी, लेकिन एसआईआर में इतने बड़े पैमाने पर वोट काटे जा रहे हैं तो इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू को क्यों नहीं हो रही है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं समीर जी। बिल्कुल, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब नीतीश कुमार की जो 2 दिन की यात्रा है उनकी दिल्ली की, अचानक कल ये यात्रा हुई, कल आए यहाँ पर और आज उनकी किनसे मुलाकात होगी। अब ये देखने वाली बात है कि क्या बातें होती हैं। सीट शेयरिंग पर कोई बात होती है, हालांकि सीट शेयरिंग पर बात होनी होती तो सारे जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं उनकी बैठक होती और ये बैठक बीजेपी की ओर से बुलाई गई होती, लेकिन ऐसा नहीं है। अब क्यों आए हुए हैं, क्या बातें होनी है, क्या एसआईआर के मुद्दे पर जो कुछ भी बिहार में दिखाई पड़ रहा है उस चिंता को जताने के लिए भी नीतीश कुमार आए हैं, यह भी हो सकता है अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है कि उस चिंता को जताने के लिए नीतीश कुमार आए हो कि भाई वहां तो मामला खराब हो रहा है, मोदी जी आपने क्या चुनाव आयोग के जरिए आपने करवा दिया, ये कहने के लिए आए होंगे कि भाई आप ये गड़बड़ सड़बड़ मत कीजिए, इससे नुकसान जो है वो हो रहा है। ये भी हो सकता है कहने के लिए आए हो नीतीश कुमार, लेकिन वो क्या कहा उन्होंने, क्या उनकी बातचीत हुई समीर जी, इसको लेकर अभी तक कोई पुष्ट सूचना नहीं है और जब तक कोई पुष्ट सूचना नहीं हो तब तक हम कुछ बता भी नहीं सकते। लेकिन समीर जी आपको याद होगा कि जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तो घुसपैठियों की बड़ी बात थी, फिर झारखंड का चुनाव हुआ उसमें घुसपैठियों की बड़ी बात थी, अभी प्रधानमंत्री पहुंच गए थे बिहार, वहां भी जाकर घुसपैठियों को बात कर रहे थे। तो सवाल उठ रहे कि भाई आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, आप 11 साल से 20 साल से नीतीश कुमार यहाँ मुख्यमंत्री हैं, तो घुसपैठियों को आखिर आपने क्यों नहीं रोका। झारखंड के चुनाव में भी ये जो था ये मुद्दा उठा था। जनता दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं मनोज पांडे, उन्होंने कहा है कि झारखंड में जब आई थी भारतीय जनता पार्टी चुनाव में, यहाँ भी इसने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था, लेकिन वो मुद्दा उल्टा पड़ा इनको और इनका मुद्दा वो फेल हो गया। बिहार में भी ये यही करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वहाँ भी जाकर फेल होंगे। तो हम लोग सुन सकते हैं कि क्या कहा। मनोज पांडे को सुनते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं, क्या
कह रहे हैं। और इसको लेकर कल गौरव गोगोई ने भी सवाल उठाया था कि आखिर 10 साल से 11 साल से आप केंद्र में है आपकी सरकार, आप असम में इस समय 2 टर्म हो गया है, वहां पर राज्य में आपकी सरकार है, तो ये घुसपैठिए आ कहां से रहे हैं और आए गए हैं तो उनको बाहर क्यों नहीं किया गया है। खैर, सुनते हैं पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे को क्या कहते हैं। मुझे लगता है ये मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं ये लोग। बांग्लादेशी एक क्या कीड़ा घुस गया है इन लोगों के दिमाग में। बांग्लादेशी का मुद्दा लेके ये आए थे झारखंड में। इनके आसाम वाले एक मुख्यमंत्री तो गायब ही हो गए, पूरी तरह से फ्लॉप जब हो गया ये मुद्दा। और खुद आसाम में बांग्लादेशी घुसपैठ अगर है तो उस सबसे ज्यादा आसाम में होगा, आसाम के रास्ते ही झारखंड आता होगा। तो वो निकम्मी सरकार क्या कुछ कर रही है। एक आदमी का भी नाम बता दें जिसको डिपोर्ट किया गया हो। बहुत सुना था हमने एनआरसी हो रहा है तो सीएए हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है भाई। गृह मंत्रालय का फेल्योर है अगर है ऐसा तो। और आप अभी जो विशेष पुनरीक्षण कर रहे हैं, ये विशेष करने का मतलब क्या है, कुछ विशेष प्रायोजन है क्या। जब आपका ग्राफ नीचे गिर रहा है, आप 400 का नारा देकर उतरे से 240 पर आ गए, बैसाखी के सहारे सरकार चला रहे हैं। बिहार में आपको आभास हो गया है कि पूरी तरह से वहां इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है, तो आप चुनाव आयोग को सामने करके और इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कितने जिंदा लोगों के नाम काट दिए जा रहे हैं, मृत लोगों के नाम डाल दिए जा रहे हैं। एक ही घर में 200 वोटर दिखते हैं। क्या कुछ करना चाहते हैं आप। ऐसा नहीं होगा झारखंड में। ये प्रण लिया है हम लोगों ने, ये प्रतिबद्धता है और उसे ही सदन से हम लोगों ने पारित करके प्रस्ताव भेजा है। तो ये घुसपैठियों का मुद्दा है और कुछ बहुत ही एक कह लीजिए कि प्रिय मुद्दे होते हैं बीजेपी के, जिनको चुनाव के समय निकाले जाते हैं। और ये भी नहीं देखा जाता कि अब तो 10-11 साल से आप केंद्र में आपकी सरकार है, हर मुद्दे पर अब आपकी जिम्मेदारी है कि क्या कुछ हो रहा है। घुसपैठिए आ रहे हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, लेकिन उन मुद्दों को उठाया जाता है और कोशिश की जाती है कि उसको एक अलग रंग दिया जाए। लेकिन अब मुद्दे इतने हो गए हैं उन मुद्दों पर जिन पर बीजेपी घेरा करती थी, विपक्षी पार्टियों को खुद घिरती नजर आ रही है। खास तौर पर जिस तरह से विदेश नीति और डिप्लोमेसी का मामला है, ट्रंप जिस तरह से सीधे हमला कर रहे हैं प्रधानमंत्री पर, नाम लेकर कह रहे हैं कि उन्होंने अपने ही देश की संप्रभुता से समझौता कर लिया। बड़े आरोप हैं, अब घिरे हुए हैं, लेकिन उसमें अब घुसपैठियों का और इन तमाम बातों का उल्लेख करके उससे भटकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बिहार में जिस तरह से अमलेंदु जी वोटर अधिकार रैली चल रही है, यात्रा चल रही है, लगता नहीं कि अब लोग उन चीजों से भटक रहे हैं। हाँ, बिल्कुल लोग नहीं भटक रहे समीर जी। और इस समय वोटर अधिकार यात्रा चल रही है जी। और हम लोग उसका लाइव भी दिखाएंगे। इस समय जो है वहाँ बोल रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य, वो संबोधित कर रहे हैं और एम.के. स्टालिन भी बोलेंगे, राहुल गांधी भी बोलेंगे। तो हम लोग अभी दिखा भी सकते हैं कि वहाँ लाइव क्या चल रहा है और दीपांकर भट्टाचार्य इस समय अपनी क्या बात रख रहे हैं। चूंकि ये यात्रा जोरों शोरों से चल रही है और जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी को वहाँ समर्थन मिल रहा है। आज राहुल गांधी ने चलाया बाइक चलाई, बुलेट चलाई और उसमें प्रियंका गांधी भी साथ में बैठी थी। जी बिल्कुल। तो रुक करते हैं एक बार मुजफ्फरपुर में ये यात्रा इस समय है, यानी जो वोटर अधिकार यात्रा है इंडिया गठबंधन की, उसमें इस समय क्या चल रहा है। दीपांकर भट्टाचार्य सीपीआई-एमएल के नेता हैं, कुछ बोल रहे हैं। और आपको बता दें कि आज इसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी पहुंचे हुए हैं इस यात्रा में। आज और विकास के नाम पर तमाम गरीबी, बेरोजगारी, कर्ज का बोझ और जन विरोधी योजनाएं, रास्ते में बहुत सारे साथी मिलते हैं, ज्ञापन देते हैं। अभी आपके गाय घाट पे जब हम लोग आ रहे हैं तो उसी समय हमने देखा कि बागमती में जो बांध निर्माण की परियोजना है और इसके खिलाफ लंबे समय से हमारे गाय घाट के मुजफ्फरपुर के किसान जो संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष मोर्चे की ओर से भी हमें ज्ञापन मिला। अजीब बात है कि बिहार में जहां इंद्रपुरी जलाशय की मांग कर रहे हैं लोग, सोन के इलाके में, सोन नहर में पानी नहीं है, सोन नदी सूख रही है, वहां जलाशय नहीं बन रहा है। लेकिन इस पूरे इलाके में जहां लोग बांध परियोजना के विरोध में संघर्ष कर रहे हैं, गांव के गांव डूब जाएगा, वहां जाकर के जबरदस्ती भ्रष्टाचार के लिए इस योजना को थोपा जा रहा है। इस अन्याय के खिलाफ बिहार लड़ेगा। आने वाला चुनाव बिल्कुल बदलाव का चुनाव है। इस सरकार को बदल देना है बिहार के अंदर। जिस सरकार ने बिहार के साथ विश्वासघात किया, मोदी जी और नीतीश जी, अब तो नीतीश जी को सामने रख करके मोदी जी सरकार चला रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। डबल इंजन ने विश्वासघात किया है और इसीलिए इस चुनाव में इस सरकार को हमें निश्चित तौर पर बदल देना है। हमने देखा कि आज इस यात्रा के साथ
पूरे बिहार की उम्मीद जुड़ गई है। वोट चोरी के खिलाफ, चुनाव चोरी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जबरदस्त लोगों में गुस्सा और साथ ही साथ बिहार को और बिहार की सरकार को बदलने का संकल्प है। गायघाट और पूरे मुजफ्फरपुर के तमाम संघर्षशील साथियों को फिर एक बार सलाम। इस पूरे जज्बे को बनाए रखिए, इसको आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। अब मैं आपके बीच सम्मानित तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आमंत्रित करता हूं कि आपको संबोधित करें। गायघाट की जनता जिंदाबाद। मंच पे आदरणीय राहुल गांधी जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन साहब, उनके साथ आए कनिमोझी जी, मंच पर उपस्थित दीपांकर जी, मुकेश सहनी जी, पप्पू यादव जी, मनोज झा जी, साहनी साहब, अखिलेश सिंह जी, संजय यादव जी, ललित यादव जी, इसराइल मंसूरी साहब, निरंजन जी और सभी माननीय विधायकगण और कांग्रेस के पीसीसी राजेश राम जी, गायघाट मुजफ्फरपुर से आए हुए सभी लोगों को तेजस्वी प्रणाम सलाम करता है। आप सब लोग इतने बड़े तादाद में वोटर अधिकार यात्रा में पहुंचे हैं। आप लोगों ने हिम्मत जो दी है, आपको तेजस्वी वादा करता है कि सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे और एक नया सरकार हम लोग बनाने का काम करेंगे, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए कि नहीं। हमारे चाचा तो अब उनकी स्थिति नहीं रह गई, अचेत अवस्था में हो गए। बिहार अब उनसे संभाला नहीं जा रहा है। अब खटारा सरकार हम लोगों को नहीं चाहिए 20 साल पुरानी। अब तेज रफ्तार से जो विकास करेगा, बिहार को आगे ले जाएगा, जो तरक्की करेगा, वैसी सरकार हम लोगों को लाना है, जो गरीब किसान की बात करे, मजदूर छात्र की बात करे, नौजवान की बात करे, महिला बुजुर्ग, चाहे कोई जात के हो, कोई वर्ग के हो, कोई धर्म के हो, हम लोग सब लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। और आप सब लोग जानते हैं इस एनडीए की सरकार में घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बढ़ी है। एसआईआर में आप लोगों को आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना होता है, जातीय प्रमाण पत्र बनाना होता है, देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है घूस? अब तक समझिए, जब से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र बनाने में लगभग 4,000 करोड़ का रिश्वत जो है लिया गया। और ये सब एनडीए के नेताओं के पास जो है ये पैसा पहुंच रहा है। ऐसी भ्रष्ट निकम्मी सरकार, जहां अपराध ही अपराध। बताइए, मुजफ्फरपुर में अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? कोई माताएं बहनें सुरक्षित हैं? रेप करके फेंक दिया जाता है, अस्पताल में जगह नहीं मिलती है, मृत्यु हो जाती है। ऐसी सरकार आप लोगों को चाहिए क्या? कोई सुनने आया? कोई देखने आया? कहां गए मुख्यमंत्री जी? कहां गए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी? खाली जुमला बोलने से होगा? मोदी जी, आप चाहिएगा कि बिहारी लोग का वोटर लिस्ट से नाम हटवा दे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आप लोग इस साजिश का बदला लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? अपने वोटों की हिफाजत कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? सरकार बदलना है। सरकार अगर बदलना है तो जरूरी क्या है? वोट अपना रहेगा तब ना बदलिएगा। जब वोट नहीं रहेगा तो कोई पूछने वाला है? पहले वोटर लिस्ट से नाम काटेगा, फिर राशन कार्ड से नाम काटेगा, उसके बाद पेंशन से नाम काटेगा। ये नकलची सरकार है, नकलची सरकार। जो तेजस्वी कहा वही ये सरकार कर रही है। इनके पास अपनी कोई सोच नहीं है।
है क्या कोई सोच इस सरकार के पास? किसने कहा था नौकरी किसने दिया 5 लाख? पेंशन की बात बढ़ाने की किसने की? फ्री बिजली की बात किसने की? डोमिसाइल की बात किसने की? युवा आयोग की बात किसने की? माई बहन मान योजना की बात किसने की? जो तेजस्वी कह रहा है वही ये सरकार कर रही है। अब आप बताओ, आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए? जोर जोर से आवाज आना चाहिए, डुप्लीकेट सीएम या ओरिजिनल सीएम? इसलिए हम लोग नए लोग हैं, नया बिहार बनाना है। सब लोग, हम लोग इंडिया अलायंस के लोग एकजुट हैं और हम दिल से धन्यवाद राहुल गांधी जी को देना चाहते हैं कि इस यात्रा की शुरुआत उन्होंने की है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है।